गुमशुदा साए, दिल्ली का पौष इलाका साकेत। रात के करीब 10 बज रहे थे। नेहा अपने ऑफिस से बाहर निकली। 24 साल की, जिंदा दिल और आत्मनिर्भर। फोन पर अपनी दोस्त रिया से बात करती हुई पार्किंग की ओर बढ़ी। तभी एक काली एसयूवी उसके पास आकर रुकी। नेहा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी कार का दरवाजा खोला, पीछे से किसी ने उसका मुंह दबा लिया। नशीली गंध ने उसे कुछ ही सेकंड में बेहोश कर दिया। सुबह जब नेहा की मां ने उसे कई बार कॉल किया और फोन स्विच ऑफ मिला, तो उन्हें अनहोनी का अंदेशा हुआ। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन पुलिस ने इसे सिर्फ एक आम गुमशुदगी समझकर हल्के में ले लिया। यह कोई पहला केस नहीं था। पिछले 6 महीनों में शहर से कई लड़कियां रहस्यमय तरीके से लापता हो चुकी थीं। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं। इंस्पेक्टर आर्या को इस केस की जिम्मेदारी दी गई। 32 साल की तेज तर्रार और निडर अफसर। उन्होंने महसूस किया कि ये सभी केस किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। नेहा के लापता होने के बाद उन्होंने पिछले सभी केसों को दोबारा खंगालना शुरू किया। जांच में पता चला कि हर लड़की की गुमशुदगी से पहले उनके आसपास एक काली एसयूवी देखी गई थी, लेकिन नंबर प्लेट हर बार फर्जी पाई गई। आर्या को महसूस हुआ कि यह मामला एक संगठित गिरोह का हो सकता है, जो लड़कियों की तस्करी में लिप्त है। नेहा की कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि उसे आखिरी बार साकेत मॉल के पास देखा गया था। इसी दौरान आर्या ने एक चौंकाने वाली जानकारी पाई। लापता लड़कियों में से किसी का भी कोई सुराग बरामद नहीं हुआ। ऐसा लगता था जैसे वो अचानक हवा में गायब हो गई हों। आर्या ने एक मुखबिर से संपर्क किया, जो शहर के अंधेरे हिस्सों की खबर रखता था। मुखबिर ने बताया कि हाल ही में एक गुप्त गिरोह सक्रिय हुआ है, जो लड़कियों को किडनैप करके अंतर्राष्ट्रीय तस्करी में लिप्त है। लड़कियों को खास तौर पर हाई प्रोफाइल इलाकों से टारगेट किया जाता है और उन्हें बाहर भेज दिया जाता है। नेहा अब एक अज्ञात स्थान पर बंद थी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और हाथ पैर रस्सी से कसकर बांधे गए थे। अचानक एक भारी आवाज आई, इसे कल रात की शिपमेंट में भेज दो। नेहा की धड़कनें तेज हो गईं। उसे समझ आ गया कि उसकी जिंदगी खतरे में है। इधर आर्या ने अपनी टीम के साथ गिरोह का सुराग ढूंढना शुरू किया। उन्होंने शहर के बाहर एक पुराने गोदाम की जानकारी पाई, जहां संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थीं। रात में गोदाम पर छापा मारा गया। अंदर का दृश्य भयावह था। कई लड़कियां कैद में थीं और उनमें से एक नेहा भी थी। आर्या ने पूरी बहादुरी से ऑपरेशन को लीड किया। मुठभेड़ के बाद कई अपराधी गिरफ्तार हुए, जबकि गिरोह का सरगना भागने की कोशिश में मारा गया। नेहा और अन्य लड़कियों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस ऑपरेशन के बाद इंस्पेक्टर आर्या को बहादुरी पुरस्कार से नवाजा गया, लेकिन उनके दिल में एक सवाल हमेशा बना रहा, कितनी लड़कियां अब भी इस अंधेरे कारोबार की शिकार हो रही होंगी? यह सिर्फ एक गिरोह का अंत था, लेकिन इस स्याह दुनिया के कई चेहरे अब भी छिपे थे। गुमशुदा साए, आगे की कहानी। नेहा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे, लेकिन वो मानसिक रूप से कहीं ज्यादा टूट चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा कि अगर उसे समय पर न बचाया जाता तो उसका बचना मुश्किल था। नेहा की मां की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार इंस्पेक्टर आर्या को धन्यवाद दे रही थी, लेकिन आर्या जानती थी कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। गिरफ्तार हुए अपराधियों से पूछताछ शुरू हुई। सभी पेशेवर अपराधी थे, जो किसी भी हाल में गिरोह के असली सरगना का नाम नहीं लेना चाहते थे। कई घंटों की पूछताछ के बाद भी आर्या के हाथ खाली थे, लेकिन एक संदिग्ध, जिसका नाम रफीक था, आखिरकार टूट गया। उसने बताया कि यह गिरोह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। लड़कियों को भारत से उठाकर दुबई, बैंकॉक और अन्य देशों में बेच दिया जाता है। इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड एक व्यक्ति था, जिसे लोग मालिक के नाम से जानते थे। आर्या को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। गिरोह की अगली खेप 2 दिन बाद दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक बंदरगाह से भेजी जाने वाली थी। यह मौका था मालिक तक पहुंचने का। आर्या ने तुरंत अपनी टीम को तैयार किया। अगले 2 दिन तक आर्या और उनकी टीम ने बंदरगाह की हर गतिविधि पर नजर रखी। रात के अंधेरे में एक ट्रक वहां पहुंचा। ट्रक में लोहे के बड़े बड़े बॉक्स थे, लेकिन आर्या को शक था कि इन्हीं में लड़कियां छिपाई गई हैं। टीम ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी गोलियों की आवाज गूंज उठी। मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी। आर्या ने अपनी जान की परवाह किए बिना ट्रक के पीछे भागना शुरू किया। आखिरकार ट्रक को घेर लिया गया। जब बॉक्स खोले गए
तो अंदर से 7 लड़कियां बरामद हुईं। सभी बुरी हालत में थीं, डरी हुईं, सहमी हुईं, लेकिन मालिक वहां नहीं था। आर्या को एहसास हुआ कि यह गिरोह उससे एक कदम आगे था, लेकिन तभी एक लड़की ने बताया कि उन्हें एक फार्म हाउस में रखा गया था, जहां मालिक हर गतिविधि की निगरानी करता था। उसने फार्म हाउस का रास्ता भी बताया। आर्या ने बिना देरी किए अपनी टीम के साथ उस फार्म हाउस पर धावा बोल दिया। वहां का नजारा भयावह था। अंधेरे कमरों में कई लड़कियां जंजीरों में जकड़ी हुई थीं, और आखिरकार आर्या का सामना मालिक से हुआ। मालिक कोई और नहीं बल्कि एक मशहूर बिजनेसमैन अजय वर्मा था, जो समाज में अपनी साफ सुथरी छवि के लिए जाना जाता था। उसकी असलियत जानकर हर कोई दंग रह गया। मुठभेड़ के दौरान अजय भागने की कोशिश करता है, लेकिन आर्या ने उसे पकड़ लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कई देशों में फैले इस रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। दर्जनों लड़कियों को बचाया गया, जिन्हें बेचा। गुमशुदा साए आगे की कहानी। अजय वर्मा की गिरफ्तारी के बाद मीडिया में भूचाल आ गया। एक सम्मानित बिजनेसमैन के इस घिनौने अपराध में लिप्त होने की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। इंस्पेक्टर आर्या को देश भर से सराहना मिल रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अब भी कई सवाल घूम रहे थे। अजय ने पूछताछ के दौरान कुछ भी उगलने से साफ इनकार कर दिया। वो जानता था कि अगर उसने अपने नेटवर्क के बाकी लोगों का नाम लिया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन आर्या को अंदेशा था कि इस गिरोह की जड़ें सिर्फ अजय वर्मा तक सीमित नहीं थीं। इसके पीछे एक पूरा संगठित अपराध सिंडिकेट था। एक रात जब आर्या अपने ऑफिस में केस की फाइलें देख रही थी, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज धीमी और डरावनी थी। तुमने एक मोहरा पकड़ा है, मगर असली खिलाड़ी अब भी आजाद है। खेल तो अभी शुरू हुआ है, इंस्पेक्टर। आर्या को एहसास हो गया कि मामला जितना उसने सोचा था उसे कहीं ज्यादा पेचीदा है। अगले ही दिन उसने जेल में अजय वर्मा से दोबारा पूछताछ की, लेकिन इस बार अजय चुप नहीं रहा। उसने एक नाम लिया, बेमय, ब्लैक विडो। ब्लैक विडो कौन है? आर्या ने पूछा। अजय की आवाज में डर साफ झलक रहा था। मैंने उसे कभी नहीं देखा, सिर्फ उसकी आवाज सुनी है। वो मेरे ऊपर भी हुक्म चलाती थी। कोई भी उसका नाम नहीं लेता। वो इस पूरे नेटवर्क की असली मालकिन है। आर्या के रोंगटे खड़े हो गए। इस सुराग के बाद उसने साइबर क्राइम विभाग से मदद ली। कई हफ्तों की छानबीन के बाद एक संदिग्ध डिजिटल ट्रांजैक्शन मिला, जो दुबई से दिल्ली के कुछ गुप्त अकाउंट्स में हो रहा था। यह अकाउंट एक हाई प्रोफाइल सोशलाइट अनामिका राय से जुड़े थे, जो बाहर से एक सफल महिला उद्यमी लगती थी। आर्या ने अपनी टीम के साथ अनामिका पर नजर रखनी शुरू की। वो महंगी पार्टियों में जाती, अंतरराष्ट्रीय बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेती, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई और भी खतरनाक थी। एक दिन आर्या को सूचना मिली कि अनामिका एक प्राइवेट जहाज से गोवा के एक गुप्त आइलैंड पर जा रही है। आर्या ने अपनी टीम के साथ बिना वक्त गंवाए उस आइलैंड पर छापा मारा। वहां का दृश्य दिल दहला देने वाला था। आलीशान बंगले के अंदर एक अंधेरी कोठरी में 10 से ज्यादा लड़कियां कैद थीं। आखिरकार आर्या का सामना ब्लैक विडो यानी अनामिका राय से हुआ। वो खूबसूरत लेकिन शातिर महिला थी, जिसकी आंखों में किसी तरह का डर नहीं था। तुम्हें क्या लगा इंस्पेक्टर? एक अजय वर्मा को पकड़कर सब खत्म हो गया, अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इस बार आर्या तैयार थी। लंबी मुठभेड़ के बाद अनामिका को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके गिरोह की पूरी पोल खुल गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैला यह अपराध सिंडिकेट ध्वस्त हो गया। नेहा ने इस दौरान खुद को संभाल लिया था। वो अब एक सोशल एक्टिविस्ट बन चुकी थी, जो मानव तस्करी के खिलाफ आवाज उठा रही थी। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। इंस्पेक्टर आर्या ने एक और जंग जीत ली थी, लेकिन वो जानती थी कि समाज में छिपे ऐसे कई और गुमशुदा साए अब भी उसकी मदद की राह देख रहे हैं, और जब तक वो है, ये लड़ाई जारी रहेगी। गुमशुदा साए आगे की कहानी। अनामिका राय उर्फ ब्लैक विडो की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में हलचल मच गई। इंस्पेक्टर आर्या की बहादुरी की चर्चा हर ओर थी। मीडिया उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था, लेकिन आर्या जानती थी कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। जेल में बंद अनामिका किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर रही थी। हाई प्रोफाइल वकीलों की टीम ने उसकी जमानत के लिए आवेदन कर दिया था। आर्या को महसूस हो रहा था कि कोई बड़ा खेल अब भी पर्दे के पीछे चल रहा है। एक रात आर्या अपने ऑफिस में केस की फाइलें पलट रही थी, तभी उसके सामने एक अजीब बात आई।
अनामिका की गिरफ्तारी से ठीक पहले दुबई के एक सीक्रेट अकाउंट से भारी रकम ट्रांसफर हुई थी। जांच से पता चला कि यह रकम एक गुमनाम शिपमेंट कंपनी के जरिए अफ्रीका भेजी गई थी। क्या यह रैकेट अब भी सक्रिय है? आर्या ने खुद से सवाल किया। अगली सुबह उसने अपनी टीम के साथ उस शिपमेंट कंपनी की जांच शुरू की। महीनों की मेहनत के बाद एक नाम सामने आया, रेहान। रेहान इस पूरे नेटवर्क का छिपा हुआ खिलाड़ी था। माना जाता था कि वो पहले आर्मी में था, लेकिन काले कारोबार में लिप्त होकर उसने अपना साम्राज्य बना लिया था। आर्या ने जाल बिछाया। उसे खबर मिली कि रेहान एक गुप्त सौदे के लिए मुंबई आने वाला है। उसने अपने विश्वसनीय अधिकारी विजय को अंडरकवर भेजा। मुंबई डॉकयार्ड पर आधी रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रेहान की टीम एक कंटेनर में लड़कियों को लाने वाली थी। तभी विजय ने अपने ईयरपीस में कहा, मैम, ये लोग यहां हैं। आर्या ने पूरी फोर्स के साथ वहां धावा बोल दिया। भयंकर गोलीबारी हुई। कई घंटों की मुठभेड़ के बाद रेहान भागने की कोशिश में घायल होकर गिर पड़ा। खेल खत्म, रेहान, आर्या ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। रेहान ने हंसते हुए कहा, खेल कभी खत्म नहीं होता इंस्पेक्टर। जिसे तुमने पकड़ा है वो सिर्फ एक प्यादा है। असली मास्टरमाइंड तो अब भी आजाद घूम रहा है। कौन है वो? आर्या ने गुस्से से पूछा। रेहान ने धीमे से कहा, विक्रम मेहरा। विक्रम मेहरा, एक ऐसा नाम जो बाहर से समाज सेवी और बड़े बिजनेसमैन के रूप में जाना जाता था, लेकिन उसकी असलियत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। अब लड़ाई और बड़ी थी। आर्या जानती थी कि विक्रम जैसा ताकतवर इंसान कानून की पकड़ में लाना आसान नहीं होगा, मगर वो भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने फैसला कर लिया था, चाहे जितना भी समय लगे, वो इस अंधेरे साम्राज्य का अंत करके ही दम लेगी। गुमशुदा साए अब भी जिंदा थे, लेकिन आर्या की रोशनी से कोई अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था।